नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। स्वागत है आपका हिमालनी टीवी यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज आर्यने विथ एस.एन. मिश्रा यानी रूटीन न्यूज एनालिसिस। तो आज न्यूज तो नहीं, मैं एक बुक लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। बुक का नाम है काठमांडू डायलेमा, रीसेटिंग इंडिया नेपाल टाइज। यह बहुत ही चर्चित पुस्तक अभी काठमांडू में 3 दिन पहले रिलीज हुई है, जिसके लेखक हैं पूर्व राजदूत रंजीत रे। रंजीत रे साहब इस पुस्तक को इससे पहले विमोचन करवा चुके हैं, दिल्ली में रिलीज हो चुकी है, उसके बाद यहाँ रिलीज हुई है। आइए मैं इस पुस्तक से जुड़ी हुई कुछ बात आपके समक्ष रखता हूँ। मैंने इसकी प्रस्तावना सबसे पहले पढ़ा और प्रस्तावना में मैं क्या पाया कि यह पुस्तक एक तो अंग्रेजी में लिखी गई है और अंग्रेजी में लिखी हुई पुस्तक कई लोगों के नामों से भरा हुआ है। तो मैं, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हिंदी प्रकाशन से जुड़ा हुआ हूँ, हिमालनी पत्रिका के प्रकाशक हूँ और हिमालनी नेपाल से निकलने वाली हिंदी पत्रिका है, जो कि 24 वर्ष अब पूरा करके 1 महीना में 25वां वर्ष में प्रवेश करेगी। तो प्रकाशन के दृष्टिकोण से मैंने देखा कि इंग्लिश में ज़रा सा देखें कि कैसी है, क्या है इसमें। तो मैंने पाया कि प्रस्तावना में इतने सारे लोगों का नामावली है कि अगर उस नामावली का सही सदुपयोग किया जाता तो यह पुस्तक कम से कम 4 वॉल्यूम में निकलती। तो मुझे लगता है कि जिस तरह हिंदी में नाम लिखवाने का होड़ चलता है और राइटर जिस तरह सभी का नाम प्रस्तावना में रख देते हैं कि यह नाम रहने से कुछ नाम के कारण भी किताब चर्चा में आ जाएगी, ठीक अंग्रेजी में भी वही सिस्टम चलता है। वो अंग्रेजी इससे दूर नहीं है, चाहे अमेरिका से पुस्तक निकली हो, चाहे दिल्ली से निकली हो, वही नामावली का यहाँ पर भी प्रदर्शन हुआ है। और मैं देखा हूँ कि जितने लोगों का नाम है, अधिकांश लोगों ने नाम अनुरूप अपना काम कर चुका है और उसमें काफ़ी लोगों से मेरी भी बातचीत हुई है। और बातचीत के बाद मैं आपको यह पुस्तक लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। इस पुस्तक को कुछ दिन पहले इस पर चर्चा रखी गई। चर्चा सोल्टी में थी, उससे 1 दिन पहले इसका विमोचन किया गया। विमोचन यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि प्रचंड जी ने वहाँ पर किया। और प्रचंड जी जब भाषण देने गए तो वहाँ पूरा प्रोग्राम में प्रचंड जी का भाषण 1 घंटा का हुआ और जिसमें उन्होंने यही सफाई दी कि माओवादी आंदोलन में भारत का कोई हाथ नहीं है। और उस पर मोहर लगाया रंजीत रे साहब ने भी कि उसका भारत का हाथ नहीं है। अब यह कितना सत्य है यह आपके समक्ष है, क्योंकि अगर आप भारत में जाएंगे तो अभी भी माओवादी का कई जगह, आप मेरठ में जाइए तो उसका पुराना कैंप सब वैसे ही मिलता है। दिल्ली में जाइए तो कई लोग से बातचीत, स्वयं लेखक ने भी कई जगह लिखा है कि प्रचंड से उनकी मुलाकात हुई, लेकिन इस पर ठीक है भारत का हाथ नहीं है, यह कहने से प्रचंड साहब को हो सकता है कि आगे के दिनों में राजनीति में कुछ लाभ हो, जिसके तहत इस पुस्तक में भी प्रकाश किया गया है। और स्वयं प्रचंड जी भी इसमें आकर अपनी सफाई पेश किए हैं। और इसको अगर हम प्रस्तावना ही अगर देखते हैं तो जो नाम हमको मिला है उसमें अधिकांश लोगों का, सभी तो नहीं लेकिन कुछ लोगों का नाम यह है कि वो प्रचंड के करीबी माने जाते हैं और प्रचंड से इर्द गिर्द, प्रचंड से मिलने का
काम करवाया है या प्रचंड के थ्रू कोई पद हासिल किया है, उन लोगों का भी नाम इसमें समावेश है। खैर, मैं उस पर नहीं जाता हूँ। मैं आ रहा हूँ आपको, जब इस पर बातचीत हुई और बातचीत पर इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने अच्छे लोग आए, तो उसमें ये नेपाल भारत मैत्री समाज द्वारा आयोजन किया गया। और नेपाल भारत मैत्री समाज के अध्यक्ष अपने स्वागत भाषण में ही प्रेम लश्करी जी ने कहा कि ये रंजीत राय साहब जब थे नेपाल में राजदूत, तो सबसे ज़्यादा काम उन्होंने उनके पीरियड में किया है। यानी कि इतना प्रोजेक्ट और नेपाल भारत संबंध को सुदृढ़ करने का काम किया है ये रंजीत राय साहब के टाइम में ही, लेकिन उनका नाम इसमें नहीं है, प्रेम लश्करी जी का। फिर भी उन्होंने ईमानदारिता दिखाते हुए इस पर बातचीत का कार्यक्रम रखा और बातचीत में कई मुद्दा उठे। अब आइए मैं आपको इस पुस्तक के बारे में बता दूं कि इसमें कुल मिलाकर 10 चैप्टर हैं और 10 चैप्टर में इनका पहला ही चैप्टर है व्हाई डोंट दे लाइक अस, यानी कि ये मोदी साहब का प्रश्न। ये प्रश्न तो उन्होंने इसमें रख दिया है, लेकिन इसका जवाब उन्होंने सही नहीं दिया है। बिल्कुल ही डिप्लोमेटिक तरीका से स्केप कर गए हैं यहाँ से कि व्हाई डोंट दे लाइक अस, ये मोदी साहब क्यों प्रश्न किए, कैसे किए। लेकिन हम अब आपको आ रहे हैं इसका तीसरा चैप्टर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पीपुल्स एस्पायरेशन द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इससे पहले इसमें क्या बात आती है, आखिर यह पुस्तक चर्चित क्यों हुई? चर्चा का विषय क्या है कि रंजीत साहब ने इसमें कुछ बातें ऐसी लिखी है जिसके लेकर यहाँ के पूर्व मंत्री, पूर्व आईजीपी, इन लोगों को अपनी सफाई पेश करनी पड़ी है। उनका मानना है कि यह नेपाल में अगर मंत्री पद बनता है या कोई पद के लिए आईजीपी बनता है या सांसद ही बनता है, तो इसके लिए लोग पहुँचते हैं सबसे पहले एम्बेसी और या भारत के कोई जाने माने व्यक्ति के पास, जहाँ से कि उनको मदद मिलती है और वो उस पद पर चुने जाते हैं। उनका कहने का श्रेय यही है। और इसके कारण क्या हो गया कि यहाँ के आईजीपी लोगों को सबने अपना अपना ट्वीट करके सफाई दी है। यहाँ तक कि पूर्व गृह मंत्री विमलेन निधि को भी सफाई देनी पड़ी है ट्वीट करके कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। कहाँ मिले, क्या मिले? अब एक प्रश्न यह उठता है कि क्या एक राजदूत का पद पर जो रह चुका है और जो उन्होंने काम किया है, तो क्या उनका आचार संहिता यह अलाउ करता है कि जाकर वो सारी बात को अपने किताब में आकर उसकी संक्षिप्त में रख दें? मुझे लगता है कि रंजीत राय साहब या तो बाय मिस्टेक इसमें रखे हैं या इनके जो सलाहकार लोग हैं उन्होंने रखवाया है कि थोड़ा बहुत इसकी चर्चा चारों ओर हो, या जानबूझकर उन्होंने ये रखा है कि चलो भाई किताब की कुछ सेलिंग तो बढ़ेगी। लेकिन अब स्थिति ये हो गया है काठमांडू में कि भारतीय दूतावास में अगर हम वर्तमान एम्बेसडर की बात करते हैं महामहिम विनय मोहन क्वात्रा की, तो अब उनसे मिलने से लोग डरता है। वैसे भी श्री विनय जी जब से आए हैं यहाँ पर राजदूत बनकर, तब से उनका दर्शन बहुत कम हो रहा है, क्योंकि वो जब से आए हैं तब से कोविड यहाँ पर छाई हुई है और उनका बाहर दर्शन बहुत कम होता है। कोई उद्घाटन हो तभी उनको लोग देख पाते हैं। लेकिन रंजीत राय के साहब के सामने काफ़ी लोग जाते थे उस समय, तो उन्होंने सबका पोल इसमें खोल दिया है। तो अब बात है कि अब कोई किसी को ज़रूरी भी काम हो तो वो कैसे जाएंगे एम्बेसडर से मिलने। अब उस दिन उसी समारोह में हमको 1-2 व्यक्ति ऐसे मिले कि अब बताइए कि 2-4 व्यक्ति को लेकर तो हम भी जाते थे मिलने, बहुत सारा काम होता था, और अब तो सबका रास्ता ही इस किताब के थ्रू बंद हो गया है। तो अब इस
प्रश्न यह उठता है कि यह किताब किसके प्रेरित होने से लिखी गई है। यह एक बहुत बड़ा समस्या है। इनसे जब हमने पूछा कि भाई ये आप सब चीज़ करने के बाद भी आप यहाँ पर सफल नहीं हुए, तो आप असफल हो गए, तो फेलियर का क्या कारण है। तो ये वास्तव में काठमांडू डायलेमा एक प्रश्न इस पर आ गया है कि इज इट रियली ए डायलेमा। यहाँ पर अगर हम इसकी समीक्षा करते हैं तब हमको आना पड़ रहा है आपको इसका तीसरा चैप्टर, पीपुल्स एस्पायरेशन द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इस चैप्टर को हम देखते हैं तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपको आइए तो रंजीत साहब का हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय सुशील कोइराला से लेकर अंतिम प्रधानमंत्री तक बहुत अच्छा संबंध दिखाया गया है, और करीब करीब इन्होंने जो इसमें बातें लिखी हैं उससे यह स्पष्ट होता है कि ये हमेशा सबसे अच्छा संबंध बनाकर रखे हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे माधव नेपाल जी के यहाँ आम खाकर हो, राष्ट्रपति जी के यहाँ दाल भात तरकारी खाकर हो, या और किसी के यहाँ डिनर और लंच की बहुत चर्चा की गई है। और किस तरह लोग संविधान को आगे बढ़ाए उसका पूरा आंखों देखा हाल इसमें रखा गया है। अगर आप पढ़ेंगे तो आप एक लाइन पढ़ेंगे तो आपको पूरा पढ़ने का इच्छा हो जाएगा इसमें। हाँ, एक दो बातें इसमें कही गई है, जैसे संविधान का अंतिम समय की कुछ दर्दनाक कहानी भी इसमें रखी गई है कि अब एक तो पूर्व राष्ट्रपति श्री रामवरण यादव जी के बारे में कहा गया है कि डॉक्टर रामवरण यादव जी लास्ट समय में चाहते थे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मधेसी मांगों का समावेश हो, कुछ समय और बढ़े, तो उन्होंने एक नोट लिखकर सुभाष नेमांग जी को भेजा। लेकिन वह जब राष्ट्रपति के यहाँ से चिट्ठी गई तो सुभाष नेमांग जी उसको एंट्री तक नहीं होने दिया। बाद में उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ का यह चलन नहीं है और अंतरिम संविधान में यह कोई व्यवस्था नहीं है कि राष्ट्रपति का हम चिट्ठी समावेश करें, लेकिन उनको वापस कर दिया गया। फिर इन्होंने और सारी बातें लिखी है, किस तरह ओली साहब से इन्होंने बात की, ओली को मिलाया, फिर वामदेव गौतम जी को गृह मंत्रालय बनाने के लिए क्या पावर बेलना पड़ा उसकी भी चर्चा है इसमें। उन्होंने किस तरह समझाया, ये सारी बातें उन्होंने यहाँ लिखी है। तो ये देखते देखते यही लगता है कि ये डीपली इन्वॉल्व थे सभी काम में। और यहाँ पर लेकिन लास्ट आवर जब आया, ये जब तक डिनर और लंच और ये पार्टी होता ही रहा, सबसे बात करते ही रहे, तब तक संविधान की घोषणा कर दी गई कि अब डेट की घोषणा कर दी गई, तब ये फ्लैट हो गए। और उसके बाद में दिल्ली इन्होंने खबर की, दिल्ली से साहब आए, वहाँ के जो अभी विदेश मंत्री हैं उस समय सचिव थे, उनको भेजा गया, लेकिन उनकी ट्रिप भी यहाँ कोई काम नहीं कर सकी। यानी कि इन लोगों ने जो जो सलाह दिया नेपाल के राजनयिक, इसको जरा सा भी मानने से तो दूर रखिए, बिल्कुल ही ठुकरा दिया इनके सलाह को। तो सवाल यह उठता है कि जब आपने 3 साल यहाँ व्यतीत की और लास्ट आवर में आप गए संविधान में कुछ सलाह लेकर और आपकी सलाह नहीं मानी गई, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको आना ही था। और उस कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ क्या, तो जो मधेश के लोग थे, मधेश की, मेरा मतलब मधेश से है, केवल मधेसी मांगों से, उसकी मांगों को अनदेखा कर दिया गया, वो ठुकरा दिया गया, संविधान से हटा दिया गया उसमें, जिसमें कि भारत से आने वाली बेटियों की हालत दुर्दशा अब हो रही है नेपाल में। तो इनसे यह प्रश्न भी किया गया उसमें कि क्या आप अपनी फेलियर मानते हैं, आप अपनी विफलता मानते हैं, या आपकी सरकार की विफलता है जो आपकी मांग
मांगों को नेपाल सरकार ध्यान ही नहीं दिया, तो बहुत चालाकी से ये वहाँ पर निकल गए, जबकि हर चीज़ में ये समावेश किए हैं अपने आप को, लेकिन इसका जवाब देने से वो कतरा गए हैं। अब आइए, अब आपको मैं, इन्होंने एक बहुत अच्छा शब्द चुना है, रोटी बेटी रिश्ता। ये 9th चैप्टर है, रोटी बेटी रिश्ता, द सिविलाइजेशन कनेक्ट। आप चाहे जितना भी इंग्लिश का वर्ड क्यों ना रख लें, लेकिन रोटी बेटी रिश्ता ये हिंदी का शब्द है और ये जन स्तर का शब्द है, तो पॉपुलैरिटी के लिए जन स्तर ही चाहिए। दरअसल आजकल हिंदी की स्थिति क्या है कि ब्यूरोक्रेट्स हिंदी समझते तो है ही, हिंदी बोलना कम कर दिए हैं। हिंदी जो है जन भाषा है, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स जो है सो राजकीय स्तर में अपनी विचार रखते हैं और वहाँ की भाषा बोलते हैं, इसलिए उन्हें इंग्लिश बोलना पड़ता है। और जब ज़रूरी पड़ती है तो ये रोटी बेटी रिश्ता इन्होंने हिंदी से चुराकर इंग्लिश में समावेश किया है, जबकि हिंदी के अच्छे जानकार हैं ये, और हिंदी का विश्व हिंदी दिवस भी मना चुके हैं और उसमें कई बार प्रमुख अतिथि रह चुके हैं, लेकिन हिंदी की दुर्दशा का इसमें कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। इसलिए कि ब्यूरोक्रेट्स, आजकल के ब्यूरोक्रेट्स भागते हैं हिंदी से, उन्हें हिंदी नहीं चाहिए। लेकिन ठीक है साहब, आपने रोटी बेटी का रिश्ता जो आप यहाँ पर शुरू किया है, इसको अगर आप पढ़िएगा तो बहुत ही अच्छा, पशुपतिनाथ में शिवरात्रि से इन्होंने शुरू किया है और उसके बाद में जानकी मंदिर, विवाह मंडप, फिर लुम्बिनी, बुद्धा का रिलेशन, इंडिया का रिलेशन, सभी इन्होंने एक ऐतिहासिक, इतिहास के जानकार के लिए, इतिहास के विद्यार्थी के लिए ये बहुत अच्छी किताब है। और खोजते खोजते लास्ट में फिर मधेश की मुद्दा भी आई कि इनका अब नागरिकता का सवाल जो ये आ गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें अब इंडियन को नागरिकता लेना बहुत ही मुश्किल हो गया है, खास करके जो रोटी बेटी का रिश्ता है उस पर अब असर पड़ रहा है, लेकिन उनको इनसे मतलब नहीं है। इन लोगों को मतलब है केवल राजघराने का रिश्ता भारत में था और बहुत सारे राजघराना के लोग भारत में शादी की गई हैं। तो राजघराना का रिश्ता जोड़ते जोड़ते इन्होंने मधेश का भी रिश्ता इसमें उल्लेख किया है, जिसमें इन्होंने देखा है तो क्या एक राजनेता हैं अभी जो मधेश से जीत कर आए हैं, यानी कि सरलाही से, उनका जिक्र किया है और वहाँ पर ये पहुँचे थे। तब उन्होंने बहुत ही अच्छा इनका स्वागत किया। जब स्वागत किया गया तब ये देखें कि वो यहाँ के लोग तो प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं और ये सभी भारत से मिलता जुलता है। तो सरलाही से इनका जो है आ रहा है कि भाई ये तो वास्तव में हमारा बेटी रोटी का संबंध है नेपाल और भारत के बीच में। ऐसे ही कुछ और चर्चा इन्होंने किया है इसमें, जो अमरेश नारायण सिंह के घर पर गए थे और वो इनका इतना ज़्यादा स्वागत किया गया वहाँ कि स्वागत करने में उनको भी फायदा था कि एम्बेसडर आ गए हैं, चुनाव प्रचार हो सकता है उनके नाम से, वोट मिल सकता है, लेकिन ये भी मिले वहाँ पर, इसलिए ये चर्चा की है। लेकिन अंततः इसमें यही पाया गया कि वो रोटी बेटी का जो रिश्ता है सो अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रह गया है। यानी कि इस कॉन्स्टिट्यूशन जो पास करवाए हैं साहब, उसके अनुसार अब भारतीय बेटी को यहाँ पर 6 साल के बाद ही कोई नागरिकता मिल पाएगा। यानी कि 6 साल तक एक बधुआ मजदूर की तरह एक परिचय पत्र दे दिया जाएगा और वो घूमती रहेगी, तुम अपना काम करती रहो। साहब ये रोटी बेटी का रिश्ता
अब नहीं रह गया। अब उनको तो लिखना चाहिए रोती बेटी का रिश्ता, माने भारत की रोती हुई बेटी नेपाल में। अगर ये चीज़ नहीं है तो आप जाकर देख सकते हैं त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में। आप जाइए, अगर किसी को देखना है तो वहाँ पर इक्विवेलेंट सेक्शन में चले जाइएगा, देखिएगा भारत की बेटी किस तरह रो रही है और किस तरह इक्विवेलेंट के लिए दौड़ रही है। नेपाल के लिए भी वही है, लेकिन अधिकांश समस्या भारत की बेटी के लिए आता है, क्योंकि उसका हर क्षेत्र में नीचे से लेकर ऊपर तक का डिग्री किस यहाँ पर जांच की जाती है, उसके बाद ही मिलता है। तो महोदय, यह अब रोटी बेटी नहीं, यह रोती हुई बेटी का रिश्ता हो गया है। अब पता नहीं, आज हम आपके समक्ष ये रखे हैं, इसमें और सारे चैप्टर हैं, 10 चैप्टर है। मैं फिर से और चैप्टर का अध्ययन करके आपके समक्ष आऊँगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।